हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है फ्लेमिंगो बुक का लेसन नंबर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स का सेकंड पार्ट। आज हम सेकंड पार्ट में शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पर जो पूरा लेसन है वो जेमिनी स्टूडियो के इर्द गिर्द घूमता है और इसमें एक सुब्बू नाम का एक व्यक्ति होता है जो इस स्टूडियो में दूसरे नंबर पर या दूसरे पायदान पर होता है। काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति है, लेकिन एक ऑफिस बॉय होता है जो इसके बारे में हमेशा ही गलत सोचता रहता है। इस स्टूडियो के अंदर काफ़ी जानी मानी हस्तियाँ होती है, एक्ट्रेसेस होती है जो पैनकेक्स ब्रांड को काफ़ी यूज़ करती है। अब आगे क्या होता है इस लेसन में वो हम देखते हैं अब आगे। तो कल हमने पिछले वीडियो में देखा था हमने डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू, यानी कि वो ऑफिस बॉय जो था वो सुब्बू के लिए हमेशा बुरी कामना ही करता रहता था। अब आगे देखते हैं। यू सा सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल्स ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट comprising a lawyer and an assembly of writers and poets। तो आपने देखा, यूज़ है ना, तुमने देखा या आपने देखा कि सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, कि जो सुब्बू जो था वो हमेशा बॉस के साथ रहता था, परंतु इन द अटेंडेंस रोल्स, लेकिन जो उपस्थिति पत्रक था, अटेंडेंस रोल्स का मतलब उपस्थिति पत्रक, जिसमें उपस्थिति होती थी, उसके अंदर वो ग्रुप्ड, उसका दल बना हुआ था अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड, उस विभाग में कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, जिस विभाग का नाम क्या था, स्टोरी डिपार्टमेंट, यानी कहानी का विभाग, कहानी विभाग, यानी जहाँ पर फिल्मों की कहानियाँ लिखी जाती थी वहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ था कंप्राइजिंग यानी शामिल होना। और जहाँ पर वो शामिल था अ लॉयर एंड असेंबली ऑफ राइटर एंड पोएट्स, जहाँ पर एक वकील होता था या जहाँ पर एक वकील था, और एन असेंबली का मतलब ग्रुप, एक दल था, और उस दल में थे लेखक और कवि, यानी लेखक और कवि उस डिपार्टमेंट में थे, और उसी डिपार्टमेंट में सुब्बू का नाम भी लिखा हुआ था। द लॉयर वॉज आल्सो ऑफिशियली नोन एज अ लीगल एडवाइज़र बट एवरीबडी रेफर्ड टू हिम एज द अपोजिट, कि जो वकील होता है वाज आल्सो ऑफिशियली नोन, वो आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली ने आधिकारिक तौर पर, कि आधिकारिक तौर पर उसको जाना जाता था एज ए लीगल एडवाइज़र। लीगल यानी विधिक, जो कानून की सहायता करता हो या कानून की सलाह देता हो, यानी कानूनन सलाहकार था। बट एवरीबडी, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति रेफर्ड, वो मानता था, टू हिम, उसको, एज ए अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट या विपरीत, यानी उसका काम तो कानून की सलाह देना था, लेकिन हर व्यक्ति उसको विपरीत ही मानता था कि वो गलत सलाह दिया करता था, ऐसा माना जाता था। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है एक ऐसी एक्ट्रेस का जो क्या थी, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, यानी बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा, टैलेंटेड यानी विद्वान, बहुत ज़्यादा विद्वान थी, टैलेंटेड थी। हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा, टेम्परामेंटल बात बात पर बिगड़ना, यानी छोटी सी बात हो जाए उस पर भी बिगड़ जाना, उसका जो नेचर है वो बिगड़ जाए या भला बुरा कहना शुरू हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं टेम्परामेंटल। वंस बिलो ओवर ऑन द सेट्स, तो एक बार क्या हुआ, वंस यानी एक बार, ब्लू ओवर यानी फट पड़ी, ब्लू ओवर यानी फट पड़ना, और यहाँ पर फट पड़ना कोई बात हो गई होगी जिस पर वो चिल्लाना शुरू कर दिया उसने, तो फट पड़ी। ऑन द सेट, फिल्म के एक सेट के ऊपर। वाइल, जब एवरीवन स्टूड स्टंड, तो उसको सुनकर प्रत्येक व्यक्ति क्या रह गया, खड़ा रह गया, स्टंड यानी स्तब्ध, यानी शॉक्ड, बहुत ज़्यादा उसको धक्का लगा लोगों को, और शॉक्ड रहकर वो खड़े रह गए। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, तो जो लॉयर था उसने क्या किया, क्वाइटली, शांति के साथ, यानी चुपचाप ही क्या किया, स्विच ऑन कर दिया द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, तो रिकॉर्डिंग करने का जो इक्विपमेंट है ना, डिवाइस या ऐसा यंत्र, तो जो रिकॉर्डिंग करता है आवाज़ को, उस यंत्र को उसने चालू कर दिया।
व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ, और जब वो एक्ट्रेस थी पॉज्ड यानी रुकी, थोड़ी देर के लिए रुकी, फॉर द ब्रेथ सांस लेने के लिए, कि जब भी सांस लेने के लिए रुकी, द लॉयर सेड टू हर, तो लॉयर ने उससे कहा 1 मिनट प्लीज़, कि कृपया 1 मिनट रुको, एंड, और उसके बाद उसने क्या किया, प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उसने वापस से वो रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया, यानी जिसने रिकॉर्ड किया था उसको वापस से चला दिया। देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और unmentionably foul about the actress's tirade against the producer. Incriminating यानी कि दोष सिद्ध करने वाला, तो उसने जो चिल्ला चिल्ला के बताया था कि किसी ने गलती की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दोष सिद्ध करने वाले को बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो तो उसको बताने वाला। तो इनक्रिमिनेटिंग है ना, दोष सिद्ध करने वाला, और अनमेंशनेबली, अनमेंशनल अकथनीय, जिसको कहा न जाए। फाउल यानी गलत। अबाउट द एक्ट्रेसेस टायरेड, टायरेड का मतलब होता है ऐसा भाषण जिसमें गुस्सा छिपा हुआ हो, यानी गुस्से वाला भाषण, जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, चीख चीख कर बोला गया हो, तो गुस्से वाला भाषण। अगेंस्ट यानी खिलाफ द प्रोड्यूसर यानी फिल्म निर्माता। तो जब उसको रिकॉर्डिंग को वापस सुना गया तो देयर वाज नथिंग, कि तो उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे दोष सिद्ध हो जाए या फिर कुछ गलत बात कही हो प्रोड्यूसर ने। फाउल है ना गलत। अबाउट द एक्ट्रेसेस, लेकिन फिर भी एक्ट्रेस ने क्या कर दिया, गुस्से वाला भाषण सुना दिया द प्रोड्यूसर, फिल्म निर्माता के खिलाफ। बट व्हेन शी हर्ड, लेकिन जब उसने खुद ने सुना, हर वॉइस अपनी खुद की आवाज़, अगेन यानी दोबारा से, थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, उस ध्वनि यंत्र से दोबारा जब उसने सुना अपनी आवाज़ को, शी वाज स्ट्रक डम, तो वो क्या रह गई, सन्न रह गई, यानी कि उसको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होगा। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, कंट्री साइड यानी फ्रॉम विलेज, यानी गाँव की तरफ से आई थी, यानी गाँव से आई थी। She hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. अब ये लड़की क्या थी, a girl from the countryside, गांव से आई हुई थी। She hadn't gone through all the stages, और उसने अभी सारी अवस्थाओं को पार नहीं किया था, स्टेज यानी अवस्थाएं, ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, इस सांसारिक अनुभव, यानी जो सांसारिक अनुभव था उसकी सभी अवस्थाओं को पार नहीं किया था। दैट जनरली प्रोसीड अ पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस, और सामान्यतः उसने क्या प्रोसीड यानी प्राप्त करना, गॉट उसने प्राप्त कर ली थी एक ऐसी अवस्था ऑफ इम्पोर्टेंस जो काफ़ी महत्व की थी, एंड सोफिस्टिकेटेड, और सभ्यता की थी, यानी उस सभ्य जो पोजीशन थी उसको प्राप्त कर लिया था बिना किसी समस्या के। तो शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटापुलेटेड इनटू। अब शी हैड फाउंड हर सेल्फ, तो उसने अपने आप को क्या पाया था, कैटापुलेटेड इनटू, अचानक से आ जाना, अचानक आ जाना। तो वो इस अवस्था पर अचानक आ गई थी, इसलिए उसे संसार के अनुभवों का कुछ भी पता नहीं था। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे, और वो उस जो बहुत ज़्यादा क्वाइट है ना यहाँ पर भयानक, तो वो जो भयानकता थी उससे कभी भी रिकवर नहीं हुई, वापस कभी भी उसने विजय प्राप्त नहीं की। फ्रॉम द टेरर, उस डर से, शी फेल्ट दैट डे, जो डर उसने उस दिन महसूस किया था। दैट वाज द एंड ऑफ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर। तो इस तरह से क्या हुआ, एक अंत हो गया, ब्रीफ यानी बहुत ही छोटे रूप से, एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, और बहुत ही शानदार उसका जो भविष्य था, ब्रिलियंट, उसका एक अंत हो गया। द लीगल एडवाइज़र, और वो कानून सलाहकार, हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, कि जो एक सदस्य था कहानी लेखन विभाग का, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, वो न चाहते हुए, अनविटिंगली यानी न चाहते हुए, कि न चाहते हुए भी
उसने क्या किया, उस अंत को, उस दुखद अंत था उसको लेकर आया। इट मीन्स उसका जो एक्ट्रेस थी काफ़ी ब्रिलियंट, उसके भविष्य का उस लीगल एडवाइज़र ने अंत कर दिया। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वॉर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म। अब वहाँ पर क्या था कि एवरी अदर यानी प्रत्येक एक दूसरा, यानी प्रत्येक दूसरा या प्रत्येक व्यक्ति, उसका जो सदस्य था डिपार्टमेंट यानी इस कहानी डिपार्टमेंट का, वॉर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, तो एक तरह की क्या पहनते थे, यूनिफॉर्म, विशेष वर्दी पहना करते थे। और उस वर्दी में क्या था, खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लम्सली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट। क्यों उनकी ड्रेस क्या थी, खादी धोती, और उसके ऊपर हल्की सी, स्लाइटली यानी हल्की सी, थोड़ी सी, ओवरसाइज्ड यानी ज़्यादा बड़ी, ओवरसाइज का मतलब ज़्यादा बड़ी, एंड क्लम्सली, क्लम्सली सिलवटें पड़ी हुई, सिलवटें वाली, टेलर्ड यानी सिली हुई वाइट खादी शर्ट। तो उसके ऊपर वो जो धोती थी उसके ऊपर सिलवटें पड़ी हुई खादी कपड़े की शर्ट पहना करते थे, जो साइज में थोड़ी बड़ी हुआ करती थी। द लीगल एडवाइजर वॉर पैंट्स एंड द टाई एंड समटाइम्स अ कोट दैट लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ मेल। अब लीगल एडवाइज़र जो था वो क्या पहनता था, वो यानी पहनता था, वो पहनता था पैंट एंड टाई, और टाई एंड समटाइम्स अ कोट, कि वो टाई पैंट और कोट पहनता था, दैट लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ मेल, और वो कभी कभी किस प्रकार का दिखाई देता था, कोट ऑफ मेल। कोट ऑफ मेल का मतलब होता है कवच, जो लोहे का कवच होता है उस कवच की भांति दिखाई देता था उसका कोट। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, और अक्सर, ऑफन एंड यदा कदा, ही लुक्ड वो दिखाई देता था, अलोन यानी अकेला, बिल्कुल अकेला दिखाई देता था, एंड हेल्पलेस और असहाय दिखाई देता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक एंड अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, या हम यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति, अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, कोल्ड लॉजिक नीरस तर्क, जिसके तर्क में कोई मतलब ना निकलता हो, तो नीरस तर्क वाला व्यक्ति, अ क्राउड इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, ऐसे लोगों के बीच में था जहाँ पर सपने देखने वाले लोगों की भीड़ थी, यानी सपने देखने वालों की भीड़। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो सपने देखते थे, और उनके बीच में वो एक नीरस तर्क वाला व्यक्ति था। अ न्यूट्रल मैन, एक तटस्थ, न्यूट्रल का मतलब तटस्थ, दृढ़, एक ऐसा दृढ़ व्यक्ति, इन असेंबली ऑफ गांधीवादियों और खादी से, यानी खादी का धोती पहनने वालों और गांधी की पूजा करने वाले लोगों के ग्रुप, असेंबली यानी ग्रुप, दलों के बीच में वो एक तटस्थ व्यक्ति था। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म। हालांकि वो क्या था, लाइक सो मैनी दोज, अन्य लोगों के अपेक्षा, बहुत सारे अन्य लोगों की तरह, हु वर क्लोज टू द बॉस, जो बॉस के काफ़ी पास में थे या काफ़ी क्लोज थे, उन लोगों की तरह ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, उसको भी अनुमति मिली हुई थी कि वो खुद की एक फिल्म बना सके। एंड दो, और हालांकि, अब अगला पेज पढ़ने से पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं, इसके क्वेश्चंस में क्या क्या है, क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है इसमें, वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, कि ऑफिस बॉय जो था वो क्यों दुखी रहता था। हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन, और उसने अपना गुस्सा कैसे जाहिर किया या किस पर जाहिर करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑफिस बॉय कुंठित इसलिए था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसका जेमिनी स्टूडियो में कद कम इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सुब्बू था, और वो हमेशा सुब्बू के ऊपर ही अपना गुस्सा जाहिर करता था। दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द सुब्बूज प्रिंसिपल, सुब्बू का मुखिया कौन था। सुब्बू का मुखिया एस वासन था, जो कि प्रोड्यूसर था। सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज ए मैनी साइडेड जीनियस लिस्ट फॉर हिज स्पेशल एबिलिटीज, कि यहाँ पर सुब्बू को क्या दिखाया गया है, डिस्क्राइब्ड यानी बताया गया है, एज ए मैनी साइडेड जीनियस, कई तरह का अच्छा व्यक्ति। तो आपको केवल 4 उसके स्पेशल एबिलिटीज यानी 4 उपलब्धियों को बताना है।
तो हम 4 उसकी खूबियाँ बताते हैं। पहला तो वो केवल फिल्मों के लिए ही बना था। दूसरा, वो अपने मालिक के प्रति काफ़ी वफ़ादार था। तीसरा, हम लिख सकते हैं कि वो नॉवेल्स लिखा करता था, क्योंकि पोइट भी तो था, तो नॉवेल्स लिखता था। और अगर हम थोड़ा सोचें तो इसमें हो सकता है कि वो मौलिक कथा लिखने वाला भी था, यानी अच्छा स्टोरी राइटर भी था। तो ये 4 खूबियाँ हम इसमें लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वाई वाज द लीगल एडवाइस रेफर्ड एज द अपोजिट ऑफ द अदर्स, कि जो कानून का सलाहकार था उसको लोग गलत क्यों मानते थे। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं क्योंकि उसने एक अच्छी एक्ट्रेस को वहाँ से भेज दिया था उसकी रिकॉर्डिंग करके, तो वो स्टोरी हम इसमें लिखेंगे। इस वजह से उसके जो कार्य थे वो विपरीत लगते थे। What made the lawyer stand out from the others at Gemini Studio? तो जेमिनी स्टूडियो में जो लॉयर था वो सबसे अलग कैसे दिखाई देता था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वो हमेशा पैंट और टाई पहनता था, जबकि अन्य लोग जो थे वो खादी और शर्ट पहनते थे। तो इस तरह वो सबसे अलग दिखाई देता था। अब देखते हैं अगला पेज। तो हालांकि उसने अ लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, कि उसने भी अपनी फिल्म बनाई और उस फिल्म के अंदर बहुत सारा रॉ स्टॉक यानी कच्चा माल इस्तेमाल किया, एंड पैनकेक, और पैनकेक के ब्रांड का काफ़ी इस्तेमाल किया। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, लेकिन मूवी में या फिल्म के अंदर कुछ भी नहीं आया, इतना कुछ नहीं आया। इतना कुछ अच्छे नहीं आने का तात्पर्य कि फिल्म ने अच्छा काम नहीं किया, यानी फिल्म नहीं चली। अच्छा काम नहीं करने का मतलब फिल्म ज़्यादा पैसे कमा नहीं सकी। देन वन डे, और एक दिन, द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम। और एक दिन क्या हुआ कि बॉस ने उसने बंद कर दिया, क्लोज डाउन एंड बंद कर दिया स्टोरी डिपार्टमेंट, यानी कहानी का जो कहानी लेखन का विभाग था उसी को बंद कर दिया। एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, तो ये शायद केवल ओनली इंस्टेंस यानी उदाहरण, एग्जाम्पल, तो ये एकमात्र उदाहरण था ह्यूमन हिस्ट्री, मानवीय इतिहास के अंदर, जहाँ पर एक वकील ने अपना जॉब इसलिए खो दिया क्योंकि पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम, क्योंकि जो कवि लोग थे उन्होंने उस लॉयर को घर जाने के लिए कह दिया था। तो ये एक मात्र उदाहरण था उस वहाँ पर। अब जेमिनी जो स्टूडियो था, तो जेमिनी स्टूडियो वाज द फेवरेट यानी मनपसंद, हॉन्ट यानी भ्रमण स्थल, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर बार बार जाने को मन करे। तो एक ऐसा पसंदीदा भ्रमण स्थल था ऑफ पोएट्स, उन कवियों का, जैसे कि एस.डी.एस. योगियर। एस.डी.एस. योगियर नाम है उस कवि का जो यहाँ पर बार बार आता था। और ये जो कवि हैं वो एक कवि तो एक स्वतंत्रता सेना भी थे और राष्ट्रीय कवि भी थे। तो ये थे एस.डी.एस. योगिगर। इसके अलावा संगु सुब्रमण्यम यानी संगु सुब्रमण्यम नाम के जो कवि थे वो कृष्ण शास्त्री एंड हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय जो कवि थे वो अक्सर यहाँ पर आया करते थे। It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of day and for most part of night. तो ये जो जेमिनी स्टूडियो था इसके अंदर क्या था, एक एक्सीलेंट बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मेस का मतलब भोजनालय। तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भोजनालय था विच सप्लाइड जो कि हमेशा सप्लाई किया करता था गुड कॉफ़ी, अच्छी किस्म की कॉफ़ी, एट ऑल टाइम्स हर समय, ऑफ द डे यानी दिन के समय, एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट और रात्रिकालीन के भी ज़्यादातर समय ये बहुत अच्छी कॉफ़ी देता था। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मीट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। अब ये जो समय था कौन सा था कि दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल, कि ये वो दिन थे जब कांग्रेस की पार्टी थी, रूल यानी सरकार, यानी सरकार किसकी थी, कांग्रेस पार्टी की। और उसका मतलब मीन यानी उसका मतलब ये था कि प्रोहिबिशन पाबंदियाँ, यानी हर चीज़ पर, हर ऐशो आराम पर पाबंदियाँ लगाई जाती थी वहाँ उस टाइम।
तो कांग्रेस सरकार का मतलब ही पाबंदियां था। अब इन पाबंदियों के बीच में मीटिंग यानी मिलना, ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो एक कप कॉफ़ी के ऊपर एक मीटिंग रखना या मिलना, वॉज रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, एक संतोषप्रद, सेटिस्फाइंग यानी एक संतोषप्रद एंटरटेनमेंट या मनोरंजन था उन दिनों पर। बेयरिंग ऑफ द ऑफिस बॉयज एंड कपल ऑफ क्लर्क्स, everybody else at these studios radiated leisure, a prerequisite for poetry। तो बेरिंग यानी सिवाय या छोड़कर, तो सिवाय द ऑफिस बॉयज एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स, कपल ऑफ क्लर्क्स यानी एक दो, क्लर्क्स यानी बाबुओं को छोड़कर या फिर ऑफिस बॉयज़ को छोड़कर या उनके सिवाय, एवरीबडी यानी प्रत्येक व्यक्ति, एल्स एट द स्टूडियोज रेडिएटेड लीजर, रेडिएटेड यानी दिखता था, दिखता या दिखाई देता था, लीजर यानी आराम में। तो ऑफिस बॉयज़ और एक दो क्लर्क्स को अगर छोड़ दें तो स्टूडियो में प्रत्येक व्यक्ति आराम फरमाता हुआ दिखता था। और ये जो चीज़ थी प्री रिक्विजिट यानी शर्त, और ये एक शर्त थी यानी आराम दिखाई देना, शर्त होती है फॉर पोइट्री यानी काव्य लेखन। तो इसका तात्पर्य है कि काव्य लेखन अगर किसी को करना है तो उसको आराम मिलना ज़रूरी होता है। मोस्ट ऑफ देम, तो उनमें से ज़्यादातर जो लोग थे वहाँ पर स्टूडियो में, तो उनमें से ज़्यादातर वोर यानी पहनते थे खादी यानी खादी पहनते थे, एंड वर्शिप्ड गांधी जी, और गांधी जी की पूजा किया करते थे। बट परंतु बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फैंटेस्ट यानी हल्का सा भी एप्रिसिएशन यानी समझ, फॉर पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, थॉट यानी सोच, ऑफ एनी काइंड यानी किसी भी प्रकार की, कि वो सिर्फ खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे, परंतु इसके आगे उनको राजनीतिक सोच की हल्की सी भी समझ नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई समझ नहीं थी। तो नेचुरली, तो स्वाभाविक है, दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। तो वो सब क्या थे, एवर्स यानी खिलाफ, अगेंस्ट, वो खिलाफ थे द टर्म ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद, कम्युनिज्म का मतलब साम्यवाद जो शब्द है या जो विधा है उसके खिलाफ थे, क्योंकि उनके अनुसार जो कम्युनिस्ट होता है, जो साम्यवादी व्यक्ति होता है, वाज अ गॉडलेस मैन, वो कैसा है, ईश्वरहीन, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ऐसा व्यक्ति होता है। ही हैड नो फेलियल और कंजुगल लव, फिलायल का मतलब होता है लव फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चों के प्रति प्रेम, और कॉन्जुगल लव का मतलब लव फॉर वाइफ यानी पत्नी के लिए प्रेम। तो जो ये कम्युनिस्ट व्यक्ति होता है कि न तो अपने बच्चों के प्रति वो प्रेम रखता है और न ही अपनी पत्नी के प्रति प्रेम रखता है। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ऑन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन, कंपक्शन यानी आत्मग्लानि, जो अंदर से उसको गलत महसूस हो, तो उसको कोई आत्मग्लानि नहीं होती। अबाउट किलिंग हिज ऑन पेरेंट्स, अगर वो अपने माता पिता की हत्या कर दे तब भी उसको कोई ग्लानि नहीं होती, और हिज चिल्ड्रन या अपने बच्चों को मार दे तब भी कोई किसी प्रकार की कोई आत्मग्लानि नहीं होती। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल, वो हमेशा ही टू कॉज यानी कारण बनना, कि वो हमेशा कारण बनते हैं इन चीज़ों के, एंड स्प्रेड और वो फैलाते हैं, स्प्रेड यानी फैलाना, अनरेस्ट यानी अशांति, कि वो हमेशा अशांति फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, अमंग इनोसेंट यानी भोले लोग, भोले वाले जो लोग होते हैं उनके बीच, एंड इग्नोरेंट और अज्ञानी जिनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता, उन लोगों के बीच ये हिंसा और अशांति फैलाते हैं। तो सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट द टाइम आल्सो द नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेग्यूली अमंग द खादी क्लेड पोइट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। तो क्या था कि विच प्रिवेल्ड,
प्रिवेल्ड यानी फैले होना, यहाँ पर प्रिवेल्ड का मतलब फैले होना, एग्जिस्ट होना। तो वहाँ पर क्या थे, ऐसे विचार, नोशंस यानी विचार। तो ऐसे विचार जो थे कि कम्युनिस्ट ऐसे होते हैं, तो ये विचार हर जगह फैले हुए थे इन साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत के अंदर। एट द टाइम आल्सो, उस समय भी। तो नेचुरली, तो स्वाभाविक है, फ्लोटेड तो वो तैरते थे, यानी ऐसे विचार तैरते थे यानी रखते थे। अबाउट वेग्यूली, वेग्यूली यानी हल्का, धुंधले, धुंधला बोलते हैं, तो हल्के हल्के विचार रखते थे। अमंग द खादी क्लेड पोइट्स, उन खादी पहने हुए जो कवि थे उनके मन में भी ऐसे ही विचार थे। ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़, और ये कवि कहाँ थे, जेमिनी स्टूडियोज़ में। एविडेंस ऑफ इट वाज सून फोर्थ कमिंग, और इसके उदाहरण, एविडेंस एंड उदाहरण जो थे वो अब आगे आने वाले थे कि आगे क्या हुआ। तो ये प्रमाण कब मिला, जब वैन फ्रैंक बुकमैन्स, तो फ्रैंक बुकमैन का मोरल रीअर्मामेंट आर्मी, तो उसका एक दल था जिसका नाम था मोरल रीअर्मामेंट आर्मी, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोबारा से या फिर से हथियार बंद होना, यानी फिर से हथियार उठा लेना। तो ये था दल का नाम था मोरल रीअर्मामेंट, और इसका मुखिया था फ्रैंक बुकमैन। तो इसका दल क्या हुआ, सम 200 स्ट्रॉन्ग, और इस दल के अंदर लगभग 200 मजबूत व्यक्ति थे, यानी 200 मजबूत व्यक्तियों का दल था। विजिटेड मद्रास समटाइम्स, एक बार ये मद्रास घूमने आया इन 1952 के अंदर। दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियोज़, और उनको इससे अच्छा वार्मर यानी गर्मजोशी के साथ, गर्मजोशी होस्ट यानी स्वागत करता, तो उनको इतनी गर्मजोशी के साथ स्वागत करता पूरे भारत में नहीं मिल सकता था जितना जेमिनी स्टूडियोज़ में मिला। यानी कि जेमिनी स्टूडियो सबसे गर्मजोशी से स्वागत करने वाला उनको मिला। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, तो किसी ने तो इस ग्रुप को यहाँ तक कह दिया इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय सर्कस बोल दिया। They weren't very good on the trapeze and their acquaintance with animal was only at the dinner table। कि वे लोग जो आए थे 200 व्यक्ति, आर्मामेंट आर्मी, तो उनके जो लोग थे they weren't good and ट्रेपीज इस पिक्चर में देखिए, इसके अंदर आपको दिखाई देगा, इस फोटो में ट्रेपीज एक खेल का नाम होता है जो सर्कस के अंदर दिखाई देता है। तो इस खेल के अंदर वो कुछ खास तो नहीं थे। एंड देयर एक्विंटेंस यानी जानकारी, कि उनकी जो जानकारी थी विद एनिमल्स, जानवरों के बारे में, वो सिर्फ डिनर टेबल पर ही थी। डिनर टेबल का मतलब खाने की टेबल। अब यहाँ पर खाने की टेबल पर जानवरों की जानकारी होने का तात्पर्य यह है कि वो जानवरों का मांस खाते थे, तो बस केवल उस मांस के बारे में जानते थे कि कौन सा जानवर किस तरह का मांस पैदा करता है। तो इन जानवरों के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी रखते था वो दिल। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लेकिन उन्होंने प्रस्तुत किया 2 प्लेज यानी 2 ड्रामा, यहाँ पर 2 नाटक, इन मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, बहुत ही अच्छे तरीके से। प्रोफेशनल मैनर बहुत अच्छे, व्यापक, अच्छे तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किए, और उन नाटकों के नाम हैं जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। ये नाम है उन नाटकों का जिन नाटकों को इन्होंने प्रस्तुत किया। ran several shows in Madras and along with the other citizens of the city। तो ये जो दोनों नाटक थे, इनके शो यानी इनका दिखावा जो था, इन्होंने दिखाया मद्रास में कई बार। ran several यानी दौड़े, several यानी कई बार, तो इनका मतलब ये नाटक कई बार दिखाए गए पूरे मद्रास में, और अन्य सिटीजन्स और अन्य लोगों को भी ऑफ द सिटी। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सा द प्लेज ओवर एंड ओवर अगेन। और इस जेमिनी जो फैमिली थी, यानी जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे 600 लोग, यानी जो जेमिनी स्टूडियो में 600 लोग काम करते थे, उन्होंने भी इन नाटकों को बार बार देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपली होमिलीज। तो जो संदेश था
ऑफ द प्लेज, इन नाटकों का वो बिल्कुल सामान्यता क्या था, प्लेन यानी सीधा, और सिंपल यानी साधारण। तो सीधा एवं साधारण। होमिलीज यानी नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा। तो इन नाटकों का जो संदेश था वो सीधे तौर पर नैतिक शिक्षाएं देना था। बट द सेट एंड कॉस्ट्यूम्स, लेकिन सेट यानी मंच, कि मंच और वस्त्र, कॉस्ट्यूम्स यानी वस्त्र या कपड़े, वर फर्स्ट रेट, फर्स्ट रेट उत्तम, वो काफ़ी बढ़िया थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर, कि मद्रास और तमिल ड्रामा, जो तमिल के अंदर जो नाटक कंपनियां थी वो टेरिबली इम्प्रेस्ड, टेम्परेरी भयानक रूप से प्रभावित, यानी बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। एंड फॉर सम ईयर्स, और कई सालों तक, ऑलमोस्ट लगभग, ऑल तमिल प्लेज, सभी तमिल जो नाटक थे, हैड अ सीन ऑफ सनराइज, उनमें एक क्या होता था, सीन यानी दृश्य होता था, ऑफ सनराइज सूर्योदय का, एंड सनसेट और सूर्यास्त का, इन द मैनर ऑफ जोथम वैली, जोथम वैली के अनुरूप, या जोथम वैली के अंदर जिस तरह सूर्यास्त और सूर्योदय दिखाया जाता था, उसी तरीके से तमिल और मद्रास की जो नाटक कंपनियां थी उनके प्रत्येक नाटक में भी ऐसा ही दिखाया जाने लगा। विद अ बेयर स्टेज, जहाँ पर एक खाली मंच, बेयर यानी खाली मंच होता था, अ वाइट बैकग्राउंड, और जिसका पर्दा, बैकग्राउंड यानी पर्दा जो था सफ़ेद होता था, कर्टेन यानी पर्दा, तो पीछे का पर्दा, बैकग्राउंड पर्दा जो होता था वो सफ़ेद रंग का, एंड ट्यून प्लेड, और एक धुन बजाई जाती थी, ऑन अ फ्लूट, फ्लूट यानी बांसुरी। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के सीन फिल्माए जाते थे और वहाँ पर बांसुरी की धुन बजाई जाती थी। इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट MRA was a kind of counter movement of international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands. It was some years later, कि कई सालों के बाद, that I learned यानी मैंने सीखा या मुझे पता चला, that कि the MRA यानी moral rearmament army was kind of counter movement, काउंटर मूवमेंट का ना विरोधी और मूवमेंट यानी आंदोलन, तो विरोधी आंदोलन था टू द इंटरनेशनल कम्युनिज्म, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का, एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन, और बड़े बड़े लोग, बॉसेज यानी पीपल, कि बड़े लोग जो थे, लाइक ऑफ मद्रास यानी मद्रास के, लाइक मिस्टर वासन जैसे कि श्रीमान वासन, सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, वो उनके हाथों में खेल रहे थे। तो कई वर्षों बाद मुझे पता चला कि ये जो दल था वो अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के खिलाफ था, और यहाँ के बड़े लोग जैसे कि मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, वो उनके हाथों में खेल रहे थे, अर्थात ऐसे लोग उनके प्रभाव के अंदर आ गए थे। तो आई एम नॉट श्योर हाउएवर, कि मुझे ये पता नहीं कि किस तरह, that this was indeed the case for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same. तो I am not sure, कि मैं बिल्कुल निश्चित रूप से तो नहीं हूँ, फिर भी कि ऐसा ही था, लेकिन फिर भी that this was indeed the case, कि इस मामले में कि ये लोग उनके प्रभाव में आए या नहीं आए मुझे निश्चित रूप से पता नहीं। for the unchangeable, क्योंकि द अनचेंजेबल यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। एस्पेक्ट्स यानी पहलू, ऑफ द बिग बॉसेज, पहलू यहाँ पर व्यवहार, तो जो बिग बॉस थे वे उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। देयर एंटरप्राइजेज, एंटरप्राइज यानी वर्क्स, कि उनके जो कार्य थे उनमें कोई परिवर्तन नहीं था। रिमेंड, और वो कार्य और उनका व्यवहार रिमेंड यानी रहा, द सेम, वैसा का वैसा, यानी जैसे पहले थे वो बिल्कुल बाद में भी वैसे ही रहे, चाहे से MRA यानी मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी, तो MRA और नो MRA यानी कि MRA हो या नहीं थी, इंटरनेशनल कम्युनिज्म यानी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद था, और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म या फिर अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद नहीं था, यानी इनके होने और नहीं होने से उन बिग बॉसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़, तो जेमिनी स्टूडियो का जो स्टाफ था, हैड अ नाइस टाइम, उसने बहुत ही अच्छा समय देखा या उसके पास बहुत अच्छा समय था, होस्टिंग यानी स्वागत करते हुए 200 पीपल, 200 लोगों का, ऑफ आल ह्यूज़ यानी सभी रंग, ह्यूज़ यानी रंग, एंड साइज और आकार, कद काठी जिसे हम कहें कद काठी, एटलीस्ट कम से कम 20 नेशनलिटीज़, 20 देश, कम से कम 20 देश। तो जेमिनी स्टूडियो का जो वक्त था बहुत ही अच्छी तरह गुजरा जब उसने स्वागत किया 200 लोगों का, जिसके अंदर सभी रंगों के और लगभग सभी आकार के लोग रहते थे, और उन लोग और वो विभिन्न आकार के व्यक्ति कम से कम 20 देशों के थे, यानी उनके पास 20 देशों की राष्ट्रीयता थी। तो 20 देशों के 200 लोगों का स्वागत करते हुए जेमिनी स्टूडियो के लोगों का बहुत ही अच्छा समय गुजरा। इट वॉज अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department। तो ये जो समय था जब स्वागत किया जाता था उन 200 लोगों का, तो मेकअप डिपार्टमेंट के लिए समय बहुत ही अलग था, चेंज फॉर्म यानी अलग तरीके का था, क्योंकि द यूजुअल कलेक्शन द क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड, क्योंकि सामान्य दिनों में क्या होता था, कलेक्शन ऑफ क्राउड यानी भीड़ होती थी, कलेक्शन ऑफ क्राउड यानी बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी क्राउड प्लेयर्स की, क्राउड प्लेयर्स यानी भीड़ दिखाने के, भीड़ का सीन फिल्माने के लिए जो लोग इकट्ठा होते थे, और वो हमेशा वेटिंग करते रहते थे, इंतज़ार करते थे, टू बी स्लैप्ड विथ थिक लेयर्स, थिक यानी मोटी, लेयर्स यानी परत, कि उनकी मोटी परत चढ़ाई जाती थी, स्लैप्ड यानी पोतते जाना, तो उनकी मोटी परत पोत दी जाती थी, ऑफ द मेकअप की, बाय द ऑफिस बॉय को, तो यानी सामान्य दिनों में ऑफिस बॉय उन इंतज़ार करती हुई भीड़, जो कि भीड़ के दृश्य फिल्माने के लिए तैयार रहते थे, तो उन लोगों का हमेशा मेकअप करता रहता था। लेकिन ये जब इनका स्वागत किया गया 200 लोगों का, तो ये समय ख़त्म हो गया और बहुत ही समय अच्छा गुजरा। अब आगे क्या हुआ ये देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पर सेकंड पार्ट ख़त्म होता है, थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो इसको लाइक करिए, इसके नीचे आपकी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें, और अगर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।